ये आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने अभी यहाँ पर गुड्डू तनवीर जो कि खड़े हुए हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और संभल पे जो है ये जो संभल के अंदर जो ये हुआ है मारधाड़ ये मस्जिद को लेके, और जो जज साहब ने फैसला सुनाया उसके ऊपर नातफाकी फैली गई, जहाँ के आराम से ये तहकीकात भी नहीं करने दी। इस पे क्या कहेंगे गुड्डू साहब? जी, संभल के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ ऐसा लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत ये सर्वे के मामले किए जा रहे हैं। इन्हें सर्वे के लिए जैसे ही मस्जिद के इशू पर कोई मुद्दा आता है तो सर्वे का ऑर्डर फौरन कोर्ट से दे दिया जाता है, जबकि 1991 में पार्लियामेंट से एक बिल पास हो चुका है जिसमें ये साफ कह दिया गया है जो 1947 के अंदर जो जितनी भी इबादत गाहें थी वो चाहे किसी भी मजहब की हो वो ऐसे के ऐसी ही रखी जाएंगी। लेकिन बार बार मुसलमानों को खिलाफ एक साजिश के तहत तो ये बार बार सर्वे का जो है ऑर्डर दिए जाते हैं, और ये सर्वे के ऑर्डर सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक आरएसएस की सोच के लोग एक काम कर रहे हैं एक साजिश के तहत, ताकि और मुद्दों से लोगों का दिलो दिमाग हटाकर हिंदू मुसलमान पर लाकर हिंदुस्तान के अंदर नफरत का माहौल पैदा करके जो देश के मेन इशू हैं उनसे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। कौन से मेन इशू हैं? मेन इशू है देश के अंदर नौजवानों के रोजगार के लिए, मेन इशू है किसानों के, रोजगार हो रहा है ना, रोजगार मिल रहा है, किसानों का भी मसला हल हो रहा है। मेन इशू है किसानों के, मेन इशू है आम गरीब जनता के, मेन इशू है दलितों के। देश के अंदर आज की तारीख में हर तबका परेशान है। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह डूब चुकी है, लेकिन देश की जनता के दिमाग में और देश के जनता के दिलो दिमाग में इस तरह के इशू ना पैदा हो उनसे ध्यान हटाने के लिए ये सारा जो है प्रोपेगेंडा बार बार किया जा रहा है। आपने कहा कि 1991 एक्ट जो 1947 15 अगस्त को बन चुका था कि जो जहां है वहीं रहेगा, उसके बावजूद बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? उसमें बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि केस को अलग रख के वो एक्ट बनाया गया था कि जो इशू हो चुका है वो उस टाइम कोर्ट के अंदर इशू था, इसलिए उसको छोड़ के वो 1991 में जो अमेंडमेंट बनाया गया है वो पूरे भारत में लागू होगा। वो हर इबादत गाह के लिए है, उसमें राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद उसमें शामिल नहीं थी। यानी आप कह रहे हैं कि उनकी आस्था देखते हुए वो उसका एक मुद्दा था तो वो दे दिया गया उन्हें। बाकी और जगह जो ये हो रहा है अभी जगह जगह ये हर जगह जो है मस्जिदों के नीचे ये मूर्तियां निकालने की बात की जा रही है, कहीं श्री राम की, शिव की, इस तरह से। इस पे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कभी भी देश जो है आस्थाओं पर नहीं चलता, देश चलता है संविधान पर। लेकिन जो है ये जजमेंट पूरी तरह से निराधार था बाबरी मस्जिद का भी, उसमें उन्होंने आस्था की बुनियाद पर जो है जजमेंट दिया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के अंदर भी, बाबरी मस्जिद के नीचे भी कोई भी खुदाई के अंदर सर्वे रिपोर्ट में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और वहाँ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला बाबरी मस्जिद के अंदर। लेकिन ये इशू पूरे देश के अंदर इतना बड़ा हो चुका था और इतने सालों से चल रहा था, तो एक जो है जजमेंट इसके लिए दिया गया कि ताकि झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। लेकिन क्योंकि वक्त वक्त पर मुसलमानों के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए और उस आइडियोलॉजी को इस देश के अंदर थोपने के लिए बार बार मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह के इशू उठाती है, ताकि देश की जनता के सारे जो अपने जनता के हित के जो भी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाया जा सके।
और लोगों को, देश की जनता को हिंदू मुसलमान के अंदर बांटकर उन तमाम इशू से हटाकर हिंदू मुसलमान पर लगाया जा सके। जी, मैं आता हूँ, मेरे साथ दानिश सलीम भी यहाँ बने हुए हैं। क्या दानिश सलीम, यूपी के उत्तर प्रदेश जहाँ योगी सरकार है, बाबा की सरकार है, वहाँ इस तरह के मुद्दे क्यों पेश आ रहे हैं ज्यादा? देखिए, ये जो संभल में जो हुआ, ये एक सुनियोजित बाकायदा कार्रवाई की गई थी। ये दंगा फैलाने के लिए एक सुनियोजित कार्रवाई थी। अदरवाइज अभी देखिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र भाई ने भी किया। अभी 1991 में एक एक्ट बनता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें यह तय पाया जाता संसद में, जिस संसद में अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और लालकृष्ण आडवाणी भी थे, कि 1947 से पहले की जो विवादास्पद भूमियां हैं, जिन पे जमीनों पर विवाद है, जिसमें बाबरी मस्जिद मेन थी, उसको छोड़ के आज के बाद से 47 के बाद यथास्थिति बरकरार रहेगी। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को छेड़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे कमी कहाँ आती है? जो कोर्ट में जजेस बैठे हैं, ये क्या इतने जाहिल है, नाअहल है, इन्हें ये नहीं पता कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप जाहिल कैसे कह देंगे? पढ़ लिख कर आए, जब तो जज की पोस्ट। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दो बातें हैं। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते, जिस एक्ट के ऊपर साइन हुए हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के और लालकृष्ण आडवाणी जी के सर्वसम्मति से पास हुआ बिल था, जो एक्ट में तब्दील हुआ कि सन 47 से पहले की जो विवाद है उसको छोड़ के आज के बाद हिंदुस्तान में किसी भी जो पूजा का स्थल है उसको बदला नहीं जाएगा। तो जज ये कहते हैं कि हम बदलने के लिए नहीं कह रहे, हम उसकी सर्वे करा दो कह रहे हैं। तो सर्वे कैसे हो जाएगा साहब? या तो आप संसद पे ताला डालिए, उस एक्ट को फाड़ के फेंक दीजिए। ये जो लोकल कोर्टों के जजेस है, ये कह दीजिए कि हम नहीं मानते हिंदुस्तान के संसद को। हिंदुस्तान का संसद जो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता द्वारा चुनने के बाद संसद में जाते हैं, जब उन्होंने एक फैसला ले लिया कि कोई भी पूजा का स्थल जो है, चाहे वो सिख गुरुद्वारा हो, चाहे मुसलमानों की मस्जिद हो, चाहे हिंदुओं का मंदिर हो, 47 के बाद जो जैसा है वैसा रहेगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के फैसला हुआ था। तो या तो इन जजेस को पता होना चाहिए कि प्रिविलेजेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हुआ क्या। देखिए खेल, ये सारा चंद्रचूड़ सिंह जी जो आए थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने खेल किया। उन्होंने एक मौखिक टिप्पणी की, लिखत में कुछ नहीं किया। उन्होंने मौखिक टिप्पणी में कहा, जब ये सुनवाई चल रही थी, कि भाई ये मुसलमान इसको लोअर कोर्ट में लेके जाएं और ये पूजा की पद्धति या पूजा के स्थल को बदलने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक जांच का विषय है। भाई जांच क्यों होगी? जब आप उसको बदल नहीं सकते तो उसकी जांच करने से आपको क्या फायदा है? आज आप ये सोचिए, हिंदुस्तान में तमाम बौद्ध खड़े हो जाएं, आपको तो पता होगा ना कि बौद्धों के मंदिर हर मंदिर के नीचे दबे पड़े। सम्राट अशोक के जमाने में बौद्धों का नरसंहार हुआ, लाखों बौद्धिस्ट को मारा गया, हिंदुइज्म की स्थापना हुई, आर्यंस यहाँ पे आए, तो हर मंदिर के नीचे बौद्धों के स्तूप है। उन्हें स्तूप, आप दावा कर रहे हैं कि हर मंदिर के नीचे बौद्धों के 100% मिलेंगे। आप इतिहास को पढ़िए, हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट थे यहाँ पे। जब आर्यंस आए, जो हिंदुइज्म लेके आए, उन्होंने सबसे पहले, अशोक सम्राट ने किसको मारा था? वो 2 लाख लोग कौन थे? इतिहास पढ़िए ना। तो कल वो खड़े हो जाएंगे तो क्या आप जांच का आदेश दे देंगे? क्या आप सारे मंदिरों की खुदाई करवा देंगे? नहीं कराएंगे। देखिए मसला क्या हो रहा है, देश बिक रहा है, देश लूट रहा है। अडानी जी को 4 लाख करोड़ की धारावी की जमीन बेच दी गई। जिसने उस जमीन के खिलाफ आवाज उठाई, बाबा सिद्दीकी अजल्ला मियां क्या है, उन्हें मार दिया गया। खेल चल क्या रहा है? 2 आदमी, अडानी के कारोबार को बढ़ाने के लिए ये सरकार जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आप बार बार लेके आ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम से अगर जनता हटेगी तो आज बेरोजगारी की बात होगी। आप मुझे ये बताइए, जिस मुल्क में 80 करोड़ आबादी जो है वो फ्री राशन ले रही है, उस मुल्क की का क्या हालत होगी? गरीबी रेखा से हम कहाँ पे? दुनिया के टॉप 35 मुल्कों में हम क्या आते हैं या नहीं आते? हम कहीं नहीं आते साहब। अभी कल मैं प्रोग्राम देख रहा था रवीश जी का, हमारी जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 1.75 गिर गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए किसान परेशान, युवा परेशान। आप ये गोदी मीडिया जिस दिन हिंदू मुस्लिम की बहस से हटके आवाम के मुद्दों को दिखाना शुरू कर देंगे, आप यकीन मानिए 24 घंटे में तख्ता पलट हो जाएगा हिंदुस्तान में। आवाम इतनी परेशान है, बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे उनको रोजगार नहीं मिल रहा, पेपर परीक्षा के लीक हो रहे हैं। ये भाजपा के जो लोग हैं पेपर लीक करा रहे, पैसे कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अच्छे दिन आए तो व्यापारियों के आए, अडानी जी के आए, वो पैसा कमा रहे हैं। आज आप देखिए गुजरात के कांडला पोर्ट पे 35,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद होती है, और पोर्ट किसके अंडर में? वो अडानी का पोर्ट है।
किसी ने मीडिया ने न्यूज दिखाई? सिर्फ प्रिंट मीडिया में कुछ खबरें आई। आप 35,000 करोड़ की ड्रग्स की बात ही नहीं कर रहे। मीथेन कहां से आई, जिसका टोटल इंतजामिया जो अडानी के हाथ में, वो देखते। तो इसकी जांच का विषय तो है, कौन ला रहा है, किसको फायदा हो रहा है, ये सब जांच का विषय है। अब इस जांच से आपका दिमाग भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम ने उलझा रखा है। जो लोग घर से उठाए गए हैं, जो बेगुनाह और अभी तक उठाए जा रहे हैं, लगातार उनकी ढूंढ है, तलाश है वहाँ उत्तर प्रदेश में, संभल में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए हुआ क्या, जब आसानी से सर्वे हो गया, मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इनको बुरा लगा योगी जी को कि ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन आप एक भीड़ को लेके वहां जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, अगले दिन सर्वे करने की क्या जरूरत थी? क्या ये सुनियोजित साजिश नहीं थी दंगा कराने की? ये प्री प्लान साजिश थी दंगा कराने की। आप किसी की पूजा स्थल में जाके, अच्छा आप सर्वे करने गए थे, सर्वे करते आप वहाँ जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे, मुल्ले काटे जाएंगे क्यों चिल्ला रहे? तो भाई किसी के घर में घुस के आप नारे लगाओ तो मारेगा नहीं वो आपको। और आपने सीधी गोली चलाई। पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस ने हवाई फायर क्यों नहीं किए, पालन क्यों नहीं किया? वहाँ के सीओ कह रहे हैं कि भाई ये जाहिलों से हम मरने थोड़ी आए, तो गोलियां जो है इन्होंने आपस में चलाई हैं, पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। देखिए पुलिस की गोली सर माथे पे से पार हुई है बच्चों के। जब असॉल्ट राइफल चली है, आप उसकी जांच कराइए ना, जांच का विषय है ये। असॉल्ट राइफल से फायरिंग, SLR से फायरिंग हुई है साहब, और वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें पुलिस वाले सीधी गोली चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मसला था मुद्दों को दबाने का। बाई इलेक्शन में जो धांधली यूपी हुई आपको ही पता है, उन सब मुद्दों को दबाने के लिए छोटा छोटे दंगे कराते रहेंगे, और अब देश ऐसे ही चलेगा जैसे ये चाह रहे हैं। जी दानिश सलीम, मैं आता हूँ फिर। तो गुड्डू तनवीर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे कि ये जो अभी घरों से उठाए जा रहे हैं, लगातार काम जारी है उठाने का और अंदर जेलों में बंद करने का, इस पे क्या कहेंगे? देखिए ये तो जो है मुसलमानों के लिए इनके पास गोलियां तैयार रहती हैं। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा से बड़ा कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए तो पुलिस से गोली नहीं चलती, लेकिन जहां मुसलमानों का इशू आएगा, मुसलमानों को देखते ही पुलिस की ज़हनियत ऐसी हो गई है, खास करके उत्तर प्रदेश की पुलिस की, कि वो मुसलमानों को देखते ही गोली चलाने के ऑर्डर देते हैं। तो सीओ कह रहे हैं कि पुलिस की कोई गोली से नहीं मरा, सब आपस की, देखिए आपस में चलाइए गोलियां। कोई आपस में नहीं चलाई, कोई आपस में जो है मुसलमान आपस में एक दूसरे को नहीं मार सकता। मुसलमानों की इबादत गाहों को दफा करने की साजिश है और मुसलमान नौजवानों को निशाना बनाने की साजिश है। वहाँ कम से कम 150-200 लोगों को अब तक उठाया जा चुका है। वहाँ पे 5-6 नौजवान हमारे शहीद कर दिए गए। तो हमारे लिए तो इस देश के अंदर, खास तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास मुसलमानों के लिए तो गोली हमेशा तैयार रहती है। तो हमारी ही इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी ही जानों को लिया जा रहा है, चाहे वो पुलिस के द्वारा ली जा रही हो हमारे नौजवानों की जान, चाहे वो मॉब लिंचिंग के जरिए ली जा रही हो मुसलमानों की जान। वो हर तरीके से इस देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मुसलमानों को जो है आप देखिए और मुसलमानों को काटना और मारना शुरू कर दीजिए। तो ये गोली भी मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों के खिलाफ ही साजिश हो रही है और मुसलमानों की इबादत गाहों को यानी आप कह रहे हैं कि ये पुलिस की गोली से घायल हुए और जो मरे हैं भाई, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो एविडेंस मौजूद है। डायरेक्ट पुलिस गोली चला रही है लोगों के ऊपर। जहाँ पर एक कम्युनिटी की आवाम मौजूद है वहां पर जो है पुलिस गोली चला रही है भीड़ के अंदर। तो वो पुलिस की गोली से मरेंगे या बाहर की गोली से मरेंगे? भीड़ के ऊपर डायरेक्ट वीडियो एविडेंस मौजूद है, मीडिया के ऊपर है। लेकिन जो है इतनी झूठी और मक्कार सरकार आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और ऐसी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मुसलमानों के खिलाफ वही जहन काम कर रहा है जो RSS इस देश के अंदर बोना चाहती थी। वही जहनियत को फैलाया गया है, हिंदू मुसलमान करो इस देश के अंदर और इस देश के अंदर राज करते रहो। ना कोई रोजी रोटी का सवाल करे, ना शिक्षा का सवाल करे, ना कोई बेरोजगारी का सवाल करे। आपको ये लोग कोई भी ऐसी सुविधा देने को तैयार नहीं है। ये 5 किलो राशन देकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के अंदर ऐसी आइडियोलॉजी थोपना चाह रहे हैं ताकि देश की जनता उन्हीं मुद्दों पर उलझी रहे
अपने मुद्दों की कोई बात न करे, अपने भविष्य की कोई बात न करे, नौजवान अपने भविष्य की बात न करे। हिंदू मुसलमान जब से ये सरकार आई है, जिस तरह की लैंग्वेज इस देश के प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की इलेक्शन में होती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो लैंग्वेज होती है, आप उससे को सुनने के बाद ये कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और देश का कोई राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है? तो मैं दानिश सलीम आपके पास आऊंगा। क्या ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार जहां सीएम है, वहीं ये आवाजें क्यों निकलती है कि भाई मस्जिद के नीचे मंदिर की मूर्तियां हैं, वहीं क्यों ये सारे? देखिए, योगी साहब की सरकार का फेलियर मैं आपको बताऊं, 29 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, 185 टन गाय का गोश्त पकड़ा गया है पंडित पूरन चंद शर्मा जी के कोल्ड स्टोरेज से। कोल्ड स्टोरेज का नाम बताओ भी, मालिक का नाम पंडित पूरन चंद शर्मा जी। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में उसी बिसाड़ा गांव के पास जहां अखलाक को बेदर्दी से मारा गया, जिसे घर में गोश्त भी गाय का नहीं था, इल्जाम लगा के मारा गया। 29 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया खबर है, उनके पंडित पूरन चंद जोशी जी के कोल्ड स्टोरेज से 185 टन गाय का गोश्त बरामद हुआ। कितना? 185 टन। कहाँ है बुलडोजर योगी जी का? कहाँ है गौ माता के रक्षक? क्यों नहीं उसको फांसी चलाते? तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे योगी की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, व्यापारी, यानी आपका कहने का मतलब है जो गुनहगार है उसे सजा का पूरा हकदार है पूरा। मगर ये यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलता? पूरन सिंह जोशी जो हिंदू है, पंडित ब्राह्मण है। अच्छा, ये अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके घर क्यों टूटते हैं? नहीं, यहाँ भी तो देखिए, जेल क्यों नहीं डाला जाता? सिलेक्टिव आउटेज की जाती है, सिर्फ मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। अब ये खबर कहीं आपने देखी? ये खबर एक बहुत बड़ी खबर है। एक अखलाक बिसाड़ा का दादरी का रहने वाला, शक के अभाव पे आपने उसको मार दिया। आज एक पंडित के गोडाउन से 185 टन गौ मांस निकलता है तो किसी की आह नहीं निकलती। कहाँ है ये गोदी मीडिया? कहाँ है ताल ठोक के आर पार दंगल? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होता है प्रोग्राम? मैं बड़े शर्म के साथ कहता हूँ, आज मुझे हिंदुस्तान में शर्म आती है अपने मीडिया के ऊपर। आप जैसे स्वतंत्र मीडिया चैनल हमारी बात पहुंचाते हैं, वरना मैं पूछना चाहूंगा, पंडित पूरन सिंह जोशी जिसके गोडाउन से, जिसके कोल्ड स्टोरेज से 185 टन सील करना चाहिए। अगर सील नहीं साहब, जिस तरह बिसाड़ा में 1 लाख को मारा गया था, कम से कम उसका वहां बुलडोजर तो चलना चाहिए था। बिल्कुल। मसला क्या है? योगी सरकार का फेलियर है। टारगेट मुसलमानों किया जा रहा है, माइनॉरिटी को टाइट, मतलब ये वर्ड यूज होता है अब्दुल टाइट है। मुसलमानों को परेशान किया जाए, आपके घरों को तोड़ा जाएगा, हर जगह कार्रवाई आपको घरों को तोड़ने की जाएगी। और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि आज से पहले हम बड़ा सम्मान करते थे न्यायपालिका की, हम कहते थे कि कोर्ट जिंदा है, मगर आज हमारे जजेस भी सियासी शिकंजे में आ चुके हैं। जजेस साहिबान अजीबोगरीब फैसले दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी लालसा है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें गवर्नर बनना है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा चाहिए। लुटियन जोन के बंगले छोड़ना नहीं चाहते ये जजेस, इसीलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, अजीबोगरीब फैसले सुना रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन नहीं हो रहा। ऐसा जब जजेस का नाम आया है तो मैं ये आपसे पूछूंगा, क्या जजेस उस टाइम क्या बिल्कुल फ्री बैठे थे कि ये कोई मुद्दा आगे पीछे का नहीं था, ये मुद्दा है और इस पे आनंद पानी में साहब 6 घंटे में, 6 घंटे में, वरना निचली अदालत में, हाँ, निचली अदालत में जब आप कोई पिटीशन डालते हैं तो साहब नंबर पे कम से कम 4 महीने के बाद जाकर तो नंबर पे सुनवाई पे आती है पिटीशन। जी जी। यहाँ क्या हुआ कि 6 घंटे के अंदर फैसला हो गया, सर्वे टीम तैयार हो गई। जल्दबाजी आई? ये जल्दबाजी नहीं थी, सुनियोजित था कि मुसलमानों को परेशान करना है, जनता का मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है, दंगा कराना है। ये तो देखिए, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 100 साल के बाद कभी इस मुल्क में सरकार बदलेगी, अच्छे लोग आएंगे, इन सबकी जांच होगी। और ये याद रखे, न्यायपालिका के जजेस ये जो काला धब्बा लगा के जा रहे हैं ना, वो अपने पर्सनल लालच के चक्कर में, राज्यसभा और गवर्नर बनने के चक्कर में इस देश की न्यायपालिका को बदनाम करने का काम कर रही है। जजेस आनंद फानंद में दिए गए फैसले, मोदी योगी को खुश करने के लिए फैसले, एक तरफा फैसले, ये कहीं ना कहीं सवाल उठेगा और आने वाली नस्लों के सर शर्म से झुक जाएंगे। इसमें मोदी जी का क्या फैसला था? ये तो योगी जी का फैसला है। अरे भाई, इसमें सरकार योगी जी चला रहे हैं, फैसला तो यही लोग दिलवा रहे हैं। हमें तो बड़ी आस थी अपनी न्यायपालिका से, आज न्यायपालिका भी अजीबोगरीब बिहेव कर रही है। आज न्यायपालिका सिद्ध कर रही है कि जैसा सरकार चाहेगी वैसा वो कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो एक मान सम्मान दुनिया में था, आज वो धूमिल होता जा रहा है। हमारी बदनामियां हो रही है। कनाडा अमेरिका में हमारी बदनामी हुई, निज्जर का मर्डर हुआ, हमारी अपनी जो स्वतः हमारी जो संस्थाएं हैं वहां पे हिटमैन की तरह काम कर रही है, मारने के काम लोगों कर रही है, सब आपके सामने है। तो देश को जितना बदनाम ये लोग कर सकते थे कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं। अब आप एक बताइए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठ रही है। डेली में प्रोग्राम देख रहा हूँ, मोदी मीडिया पे आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी है, बांग्लादेश ने लेसन कहां से सीखा? हिंदुस्तान से सीखा। आप यहाँ माइनॉरिटी को मार रहे हैं, वो वहां मार रहे हैं। मगर इनको हिंदू क्या यहाँ के मणिपुर के समझ में नहीं आते। मणिपुर का हिंदू तो मर रहा है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सारा गोदी मीडिया ताल ठोक के यार पार फलाना ढिमकाना सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश दिखा रहे क्योंकि वहाँ मुसलमान है। मणिपुर क्यों नहीं दिखाते? ये हिंदू भाव बहनों को रेप नहीं हो रहे वहाँ पे? क्योंकि मणिपुर में जो है मुद्दा स्टेट का नहीं रहा, इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है। वहाँ हिंदू भाव बहनों के रेप हो रहे हैं साहब। वहाँ थाना लुट गया, खबर अखबार में नहीं आई, हजारों इंसान बंदूकें छीन के ले गए वो आतंकवादी। मगर वो खबर चूंकि भाजपा की सरकार है वो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। बांग्लादेश में चूंकि मुसलमान है वो खबर हिंदू मुस्लिम की चलाएंगे। सरकार का बीजेपी की फेलियर नहीं दिखाएंगे ये लोग। जी शुक्रिया बहुत बहुत दानिश हलीम। और ये हमारे साथ दानिश हलीम और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और तनवीर साहब यहाँ पे ये बने हुए थे हमारे साथ। और इन्होंने अभी जो है संभल के ऊपर काफ़ी नाराज़ हैं। जिस तरह से ये संभल में ये हिंसा हुई मस्जिद को लेके और आनन फानी में फैसला सुनाया गया और उसके ऊपर ये दंगे जो हुए इस पे काफ़ी नाराज़गी जताई यहाँ पर। और हमारे ज़ियान न्यूज़ पे इनसे बात हुई। इसी के साथ में अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर, ओखला, दिल्ली।